नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान दिल्ली पहुंचे हैं, हाईकमान से मुलाकात करेंगे। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार में चंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और तेज हो गई। सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके बाद अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार होने की संभावनाएं हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगे। तो इन मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब उस पर उनका रिजाइन हो गया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने सारी बातें स्वयं ही सबके सामने कह दी हैं। हमारी पार्टी में सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती हैं और प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो उस पर। और उत्तराखंड शासन की ये सबसे बड़ी खबर, जहां अफसरों के तबादले के रूप में सामने आई। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी गई। हालांकि काफी लंबे समय से अधिकारियों के स्थानांतरण के कयास लगाए जा रहे थे। सचिव युगल किशोर पंत को भाषा विभाग का दायित्व दिया गया है, जबकि उनके शेष विभाग यथावत रहेंगे। अपर सचिव सोनिका को नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अपर सचिव विनीत कुमार से नियोजन हटा दिया गया। आईएएस मनोज गोयल से अपर सचिव ग्रामीण विकास और कृषि की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें अपर सचिव सनेवाड़ और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। हिमांशु खुराना को अपर सचिव वित्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अधिकारियों के तबादले किए गए। आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारियों के विभागों में ये तबादले। और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर निशाना भी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अवैध मदरसे, अवैध मजार, थूक जिहाद, कबीला जिहाद जैसे शब्द कई बार मुख्यमंत्री के मुंह से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट बनाकर चोट करेंगे तो ये सामाजिक हित में नहीं है। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें निकालती है ताकि घृणा, नफरत, द्वेष फैलाया जा सके। कभी अवैध मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद। ये क्या है भाजपा की? ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार काय की तरीके से आप उसको दोहरा रहे, रोज कह रहे। और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? यदि थूक जिहाद, लव जिहाद, मुंह
मूत्र जिहाद कहीं हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है भाई? और कौन सा धर्म ऐसा है जो मूत्र जिहाद, ये इस तरीके के जिहादों को जो है, थूक जिहाद आदि को प्रमोट करता है? कोई नहीं करता। थूके हुए को कौन खाएगा? लेकिन आप यदि किसी को टारगेट बना करके, लक्ष्य बनाकर चोट करेंगे तो वो समाज के लिए व्यापक सामाजिक हित में नहीं है इस तरीके की चीजें जो है। लेकिन भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, वो देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, आपके पेट, आजीविका, सम्मान के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ी जाती है। एक के बाद एक कोई न कोई चीज ऐसी लाई जाती है ताकि जो है एक घृणा, नफरत, विद्वेष आदि की और उसके जरिए वोट कमाने की राजनीति जो है गर्म रहे। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि इस योजना में महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की परिस्थितियों का भी जिक्र किया, जहां महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक तो होती हैं, पर उनका श्रमिक के रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाना संभव नहीं होता। साथ ही उन्होंने मनरेगा के श्रमिकों को भी इस योजना के दायरे में लाने की बात कही। Mani Shri Mahendra Bhatt, concern over problems faced by women in availing the benefits of PM सिलाई मशीन योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आदत होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। धन्यवाद माननीय महेंद्र जी। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ के लोगों के लिए की गई विवादित टिप्पणी के बाद उनके इस्तीफे को कांग्रेस ने जन आक्रोश का नतीजा बताया है। वहीं उनके बयान और इस्तीफे के बाद अब सियासत और भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी ने कहा कि पहाड़ के लोगों के लिए गलत बयानबाजी करने पर बीजेपी को जन आक्रोश को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है। अमर्यादित बयान पर विरोध करने के बजाय कुछ लोग उनके इस्तीफे को पहाड़ और मैदान की लड़ाई का रंग दे रहे हैं, जो कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। पढ़ा लिखा समाज अमर्यादित आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आग अब नहीं बुझेगी और पहाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई तक जारी रहेगी, जिसका परिणाम 2027 में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अग्रवाल जी ने जो बातें बोली हैं उससे तो उनको मंत्री पद से तो उनको जाना ही तय था भाई। अब लोग अगर उनके जो हमारे प्लेन्स के जो भाई हैं वो अगर इसको पहाड़वाद और प्लेन्सवाद करना चाहते हैं तो ये उनकी मूर्खता है भाई। एक बात बताओ, इसमें प्लेन्सवाद का क्या मतलब बनता है? इसमें सीधा सीधा ये है कि भाई उन्होंने जो है गलत आचरण किया है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया है।
और मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में माहौल गर्मा गया। वहीं इसी बीच महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले और उनके घरों पर आक्रमण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं, क्योंकि वो केवल एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति सहिष्णुता और शांति की है, लेकिन इतिहास में अत्याचार करने वालों को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया वह बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की है। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों से हम सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये आग्रह कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाली बाहरी गाड़ियों की गाड़ी फिटनेस मात्र 15 दिनों की ही दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि इसी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी एक्स सीएम साहब जो थे उनसे भी हम लोगों ने और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं उनको इस बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको जरूर करेंगे और यहाँ पे उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोजगार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप हमारे लोकल लोगों को रोजगार देने में प्रतिबद्ध हैं। वहीं खानपुर विधायक सुरेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हरिद्वार कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। 26 जनवरी को विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर फायरिंग की गई थी। 27 फरवरी को चैंपियन सहित 5 लोगों को न्यायालय ने जेल भेज दिया था। कोर्ट से आज चैंपियन को राहत मिल सकती है। 15 फरवरी से चैंपियन अब तक अस्पताल में ही एडमिट है। तो हरिद्वार कोर्ट में आज चैंपियन की पेशी होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में प्रशासन लगातार अवैध मदरसे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में स्थित अवैध मदरसे को भी स्थानीय प्रशासन सीज कर दिया। कोटद्वार के एसडीएम सोहनलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब कोटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान वो अवैध पाया गया, जिसको सील कर दिया गया है। पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग सीओ साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और बीओ साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी।
और काशीपुर के कई मदरसे पर एक साथ कार्रवाई की गई है। काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। जसपुर एसडीएम भी कार्रवाई में मौजूद रहे। पुलिस बल के जवान भी कार्रवाई में तैनात किए गए। मदरसे के कागजात में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। वहीं कमेटी की लापरवाही देख प्रशासन सख्त हो गया। कागज जमीन संचालन सब में अनियमितता पाई गई है। मदरसा के कागजात में भारी गड़बड़ी उजागर की गई है, जिसकी जानकारी अब सामने आई। काशीपुर के कई मदरसे पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर कई मदरसों पर एक साथ बड़ा एक्शन लिया गया। काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और बड़कोट नगर वासियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से हो रही पानी की दिक्कत से अब लोगों को राहत मिलेगी। नलकूप पंपिंग योजना का सफल ट्रायल हुआ। जल स्थान विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। पानी को लेकर लोगों ने 48 दिनों तक आंदोलन किया था। हाईकोर्ट ने भी बड़कोट पानी की किल्लत का संज्ञान लिया था। जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से ये खबर भी दिखाई थी। नगरवासियों ने जनतंत्र टीवी और हाईकोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है। नगर के मुख्य टैंक तक पानी पहुंचा है और इन सब के बीच वासियों ने जनतंत्र टीवी का, हाईकोर्ट का आभार भी व्यक्त किया। बड़कोट नगर वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो अब उनकी जो पानी की परेशानियां थी, पानी की किल्लत को लेकर के जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे, अब वो सारी मुश्किलों से उन्हें निजात मिलेगी। और हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम जट बहादुरपुर में हुए गोलीकांड में दलित युवक की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद भीम आर्मी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने वीडियो कॉल पर परिवार से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी पूरी तरह से उनके साथ है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। रजत कुमार को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से घेर कर मारपीट की गई और उसे गोली मारी गई। गोली लगने से उस बच्चे की मौत हो गई। हम बहादुरपुर जट में हैं। यहाँ जो लोगों के द्वारा, जो क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप चलता है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ग्रुप लंबे समय से यहाँ क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ वर्तमान में जो प्रधान पद पर अभी बैठे हैं व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, पूरी तरह से इस ग्रुप को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो बहादुरपुर के प्रधान हैं उनका संरक्षण प्राप्त है इस ग्रुप को, और उन्हें जो भी क्राइम कराना होता है वो इस ग्रुप से कराते हैं। और ये ग्रुप बड़े लंबे समय से चर्चाओं में है। लोगों के साथ में मारपीट करना, 307 जैसे मामले इस क्षेत्र में करना, लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना और लोगों से अवैध वसूली करना, उगाही करना। अगर किसी ने इनकी बात को नहीं माना तो उसे जान से मारने की धमकी देना, उसके साथ में मारपीट करना। और पथरी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट, SC/ST एक्ट सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी स्टेट शीटर जतिन चौधरी, उसके 2 सगे भाइयों सहित 13 को नामजद करने के साथ ही एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि गाड़ियां रोककर सभी ने राजन को जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से पीटना शुरू कर दिया। SSP प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि 13 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, SC/ST एक्ट, मारपीट सहित संबंधित धाराओं में पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो 14 आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी सामने आई। वहीं युवक की हत्या करने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस की टीम पहुंची और जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि पथरी में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई थी, मारपीट हुई पहले और इसी दौरान बर्बरता से युवक की हत्या कर दी गई। 14 आरोपियों के खिलाफ अब फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की छानबीन, आगे की कार्रवाई लगातार जारी है।
उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा हो गया है, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से 7वीं क्लास के 13 वर्षीय नाबालिग छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मसूरी पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए हैं। कैमरा फुटेज में दिख रहा है कि छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के पूल से बाहर आने के बाद भी वो बाहर नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक छात्र एक तैराक था। छात्र की मौत के बाद पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। घटना के संबंध में शिक्षकों से भी पूछताछ की जा रही है। मृत छात्र दिल्ली का बताया जा रहा है। तो मसूरी के प्रतिष्ठित स्कूल में ये बड़ा हादसा प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया था कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में बच्चे के परिजनों को सूचित किया गया तथा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है एवं घटना के संबंध में जांच की जा रही है। थराली विधानसभा के कूलिंग गांव के आपदा प्रभावितों को सरकार ने साल 2018 में स्थानीय प्रशासन की मदद से दीदना राजस्व ग्राम में विस्थापित किया था, लेकिन सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने से विस्थापित गांव दीदना के लोग भारी परेशानियों में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय थराली पहुंचकर तहसीलदार थराली को ज्ञापन सौंपा। नाराज ग्रामीणों ने दीदना को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आगामी पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2008-9 में कूलिंग से दीदना के लिए सड़क की स्वीकृति हुई थी, लेकिन 17 साल बाद भी स्थिति जस की तस है और मोटर मार्ग का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 2008 में जो है दीदना कूलिंग मोटर मार्ग जो है स्वीकृत हुआ था और तब से आज तक जो है वहां पर जो है किसी प्रकार की यातायात की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, 2018 में जो है वहां पर आपदा आई थी। शासन प्रशासन सरकार ने जो है वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है गांव वालों का जो है विस्थापन करा, लेकिन आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सड़क नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर जो विद्यालयों की सुविधा नहीं है। जो विस्थापित बच्चे हैं आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है बरसात के टाइम पर जो है कैसे उन बच्चों को वहां पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा दें। दूसरी बात जो है कि वहां पर हमारे जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं कि हमारी माता बहनें आज जो है हम लोग कह रहे हैं सरकार कार्य में पलायन मत करो, कैसे नहीं करेंगे पलायन जब वहां पर जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो आज हमारे जो भी प्रसव वाली महिलाएं वो देहरादून जा करके बैठी हुई है। तो मैं जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रशासन दीदना नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने की वजह पहाड़ में गया। वो भी ऐसी जगह है जहां आजकल की आधुनिक सुविधाओं से बीन है, न वहाँ यातायात के साधन थे, न वहाँ बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहाँ, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है, क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहाँ विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं बच्चों के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है। गांव जो है बिल्कुल उसके कागार पर है, सारा लैंडस्लाइड होकर करके कभी भूगोल जो क्षेत्र है यहाँ कभी भी कोई दुर्घटना लोगों के साथ घट सकती है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।